आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस। जायल करने की कोशिश। रियासत में कांग्रेस और दीगर अपोजिशन की पार्टियों के बंद का मिला जुला असर। श्रीनगर और जम्मू में कांग्रेस कारकुनान ने किया एहतजाज, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, पुतले भी जलाए। तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, हिंदुस्तानी चौकियों पर दागे मोर्टार। सुबह 11 बजे तक दोनों तरफ से जारी रही फायरिंग। और गवर्नर एडवाइजर ने किया शोपियान और कुलगाम का दौरा, सीनियर अफसरान भी रहे हमराह। मकामी लोगों की सुनी शिकायतें, कहा तरक्की के लिए अमन जरूरी। आप देख रहे हैं जी सलाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद बिलाखिर पीडीपी ने भी बल्दिया और पंचायत इंतखाबात से अलहदगी अख्तियार कर ली है। श्रीनगर में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने इसका ऐलान किया। एनसी की तरह पीडीपी ने भी 35A का हवाला देते हुए इंतखाबी अमल से दूर रहने की बात कही। मौजूदा सूरत हाल को इंतखाब के लिए नामुनासिब और गैर मौजू बताते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर को इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। पीडीपी का है। पीडीपी ने बहुत कुर्बानियां दी हैं यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जिंदा रखने के लिए, एक ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए। तो हम तो नहीं समझते कि इलेक्शन से भागना कोई अच्छी बात है, पर जो सिचुएशन है इस वक्त, जो ग्राउंड पे सिचुएशन है, जो हमें फीडबैक मिला अपने लेजिस्लेटर्स से, दूसरों से, जो वर्कर्स का फीडबैक है, वो ये है कि ज़मीन पे पहले हालात जो थे अच्छे नहीं थे। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी था, खून खराबे का डर था, जो पहले भी था। जब मेरी सरकार थी तब हमने ऑल पार्टी मीटिंग की थी, उसमें भी ये फैसला हुआ था कि अभी नहीं करना चाहिए। और इस एटमॉस्फेयर को और ज़्यादा ख़राब कर दिया जो 35A को सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने लिंक कर दिया इन इलेक्शन से। उससे लोगों के जहनों में ये अप्रेंशन हो गया कि पता नहीं पंचायत और लोकल बॉडीज इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोर्ट में क्या होने वाला है 35A के साथ। इसलिए लोगों की जज्बात को मद्देनजर रखते हुए अपनी स्पेशल पोजीशन के हवाले से हमने ये फैसला किया, हालात को देखते हुए, कि वी आर गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम दिस प्रोसेस। लीक्स के ये खदशात है कि इसमें बैकडोर एंट्री करके ऐसे उनसर इसमें आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो सोसाइटी के इंटरेस्ट के खिलाफ होंगे। मगर इस वक्त बड़ा इंटरेस्ट, बड़ी प्रायोरिटी हमारी लोगों के जज्बात है। बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त खून खराबा नहीं होना चाहिए, कैजुअल्टीज नहीं होना चाहिए जो हमें डर लगता है खुदा ना खास्ता हो सकती है। और जो लोगों का ये जो 35A को लिंक किया, खामखा में लिंक किया, ये कह सकते थे कि भाई यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, जब पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी उसके बाद इसका फैसला किया जाएगा। ये क्या जरूरत थी कहने की लोकल बॉडीज और पंचायत इलेक्शन के बाद? इसका ये मतलब है कि लोकल बॉडीज और पंचायत इलेक्शन के बाद ये कुछ करने वाले हैं। तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात गैर सियासी और गैर जमाती बुनियादों पर हो सकते हैं। खबर है कि गवर्नर इंतजामिया इस मामले पर संजीदगी से गौर खोज कर रहा है ताकि सियासी जमातों की तरफ से उनके मुमकिन अदम शमूलियत के असरात को कम किया जा सके। मोतबर जराये के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के बैकआउट का ऐलान और पीडीपी के ढुलमुल रवैये के सबब गवर्नर इंतजाम इस पूरे नतीजे पर पहुंचा है कि गैर जमाती बुनियाद पर इंतखाब कराना ज्यादा बेहतर होगा। जराये का कहना है कि सियासी पार्टियों के इंतखाबी अमल से दूर रहने के ऐलान के बाद पार्टी बुनियाद पर इलेक्शन कराना सही नहीं होगा। हालांकि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शालीन काबरा फिलहाल इस मामले पर खामोश है। उनका कहना है कि अनकरीब ही इस जिम्न में ऐलान कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दूसरी जानिब सियासी जमातों के बैकआउट के ऐलान के बावजूद गवर्नर इंतजामिया बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात कराने को लेकर पुरअज़्म है। सीईओ ने इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर वाज़ेह कर दिया है कि चुनाव का फैसला हतमी है और ये तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुनक्किद होंगे। आपको बता दें कि रियासत जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पर 79 बल्दियाती इदारे हैं, जबकि श्रीनगर और जम्मू में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। वादी कश्मीर में कुल 41 बल्दियाती इदारे हैं। इनमें जनूबी कश्मीर के 4 अजला में 20, वहीं शुमाली कश्मीर के 7 अजला में बाकी के 21 बल्दियाती इदारे हैं। जम्मू खत्ते की बात करें तो यहाँ सरमाई राजधानी को छोड़ बाकी के 9 अजला में 38 बल्दियाती इदारे हैं। इस तरह रियासत में मजमूई तौर पर 4,490 पंचायतें हैं। इनमें वादी कश्मीर में 2,389 और जम्मू रीजन में 2,121 पंचायतें हैं। इन पंचायतों में कुल
35,006 वार्ड हैं। इनमें कश्मीर खित्ते में 18,785 और जम्मू खित्ते में 16,311 पंचायती वार्ड हैं। इधर कांग्रेस लीडर ताज मुहिद्दीन का कहना है कि गैर सियासी या फिर गैर जमाती बुनियाद पर इंतखाब का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। साबिक़ा रवायत का हवाले देते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाब लड़ने वाले सभी उम्मीदवार किसी न किसी जमात से ही वाबस्ता होते हैं। तो कांग्रेस लीडर ताज मुहिद्दीन का कहना है कि ये जो बात कही जा रही है कि गैर जमाती तरीके से इंतखाबात कराए जाएंगे, वो बहुत सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी इलेक्शन लड़ता है वो किसी न किसी सियासी जमात से वाबस्ता होता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं ताज मुहिद्दीन। तो बायकॉट के असर को जायल करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत के गवर्नर हुकूमत के जरिए, और कोशिश ये है कि ये इलेक्शन किए जाएं। हालांकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब टोटली इसको अलग कर दिया है, बायकॉट कर दिया है इन इलेक्शंस का। लेकिन कांग्रेस और दूसरी सियासी जमातों का क्या मौक़िफ़ है, क्या रुख है, वो भी साफ धीरे धीरे होता जाएगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का कहना है कि इस पूरे मामले में अगर गैर जमाती तरीके से इलेक्शन कराने की बात कही जा रही है बल्दियाती, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसका कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई उम्मीदवार जो खड़ा होता है वो किसी ना किसी सियासी जमात से जुड़ा होता है या कहीं ना कहीं उसके मौक़िफ़ की तायीद करता है। कोई खास फर्क पड़ता नहीं। पार्टियां भी हमेशा प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उठाती रही हैं, आज भी उठाएंगी। नॉन पार्टी बेसिस पे ही पंचायत इलेक्शन होते हैं, मगर कैंडिडेट तो हमेशा पार्टियों के ही होते हैं, क्योंकि वो कोई आसमान से उगते तो नहीं है, वो हमेशा किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और जिस पार्टी का असर उस इलाके में ज़्यादा होता है उसी का कैंडिडेट कामयाब होता है। तो पंचायत इलेक्शंस को लेकर के सियासी जमातों का अपना अपना रुख जम्मू कश्मीर में, और अगर जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इसको सीधे तौर पर इसका बायकॉट करना शुरू कर दिया है। अभी आज महबूबा मुफ्ती ने, जो कि पीडीपी की सदर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 35A को लेकर के हम जो हैं बहुत संजीदा हैं और इसीलिए इन इलेक्शंस का बायकॉट करते हैं। वो आखिर में ये भी कह रही थी कि क्या हुकूमत की कोई मंसूबा है इसको लेकर के, ये देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस लीडर JN मोंगा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आइए उनसे बात करते हैं। कांग्रेस का क्या मौक़िफ़ है बल्दियाती इंतखाबात को लेकर के, कांग्रेस क्या सोचकर चल रही है ऐसे में जबकि पीडीपी और एनसी ने इसका टोटल बायकॉट करने का फैसला कर लिया है? मोंगा साहब, देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपनी अपनी जगह। वो क्या फैसला लेती है हमें उससे कुछ लेना देना है नहीं जी। हमारी भी एक नेशनल पार्टी है और नेशनल लेवल पे हम हर जगह चुनाव में हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस मामले में हमने गवर्नर साहब को, जो नए हमारे गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब आए हैं, उनसे हम मिले डेलीगेशन में और उनको इन राइटिंग दिया है कि यहाँ हालात कंडीसिव बनाए, जहाँ से हम आसानी से हम मूवमेंट कर पाए, और जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का बड़ा सवाल एक है, उनका भी देखा जाए। तो उन्होंने कहा था हम एश्योर करते हैं, लेकिन आज तक वहां से कोई रेस्पॉन्स आया नहीं है जी। तो वी आर वेटिंग फॉर द रेस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जी। ये भी बात आ रही है, ये भी खबर निकल कर आ रही है मोंगा साहब के गैर जमाती बुनियाद पर भी इलेक्शन लड़े जा सकते हैं। ऐसे में क्या आप लोग इसको कैसे देखेंगे? देखिए, उसमें यह है कि आप जमात के लड़ो और गैर जमाती थे, लेकिन इलेक्शन तो होना है जी। इलेक्शन अगर होना है, वो जमात कोई लड़े, पार्टी बेसिस पे लड़े, नॉन पार्टी बेस पे लड़े, वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्शन। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन साफ सुथरा होना चाहिए, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी फ्री एंड फेयर। हम वो चाहते हैं ताकि लोग वोट दे दें अपना,
अपने नुमाइंदे को चुने। तो हमारा वो कहना है। कांग्रेस इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगी या नहीं, ये क्लियर कर दीजिए मोंगा साहब। मैं हम तो कल मिल रहे हैं, तो हमारी एक मीटिंग है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जो हमारे फंक्शनरीज हैं ऑन द ग्राउंड, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ब्लॉक लेवल के, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर्स को हम कल हमारी मीटिंग सवेरे 10-10:30 बजे है, और उनसे मिलके हम एक बयान, डेफिनेटली विल इशू अ स्टेटमेंट ओनली कंसिडरिंग देयर सजेशन। फिर हम बैठ के हम फाइनल ये कोर ग्रुप बैठेगा, वो फाइनल डिसीजन दे। जी, तो क्या कुछ तजब्जुब में है कि आप लोग कि क्या करना चाहिए, क्योंकि दो बड़ी पार्टियों ने अपना मौकिफ साफ कर दिया, नहीं वो इस इलेक्शंस में हिस्सा लेंगी, ऐसे में कांग्रेस भी कुछ तजब्जुब में है या क्लियर है आपका? नहीं, तजब्जुब की बात है ही नहीं। हम नेशनल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, ये उससे नहीं है, दे आर लोकल पार्टी, जो आपका पीडीपी है, कॉन्फ्रेंस है। लेकिन हमारा तक जहाँ तक ताल्लुक है, हमने इतना ही रिक्वेस्ट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को किया है कि साफ सुथरे और ये हों, क्योंकि यहाँ हालात काफी हद तक बिगड़ चुके हैं, खासकर साउथ ज्यादा इन्वॉल्व इसमें है। ये सफाई की बात है, हम इसमें कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यहाँ के जो हालात हैं, हालात कंडीशन एटमॉस्फेयर, साजगार हालात हो, ताकि यहाँ का जो वोटर है वो अपने मर्जी के मुताबिक वोट डाले, ट्रांसपेरेंट हो, जो उसमें ये नहीं है कौन किस पार्टी का होगा, लेकिन साफ सुथरे हो, ताकि लोगों की कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ठीक है, लोगों का इस पे एतमाद हो इलेक्शन। जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी मोंगा साहब, आपने अपनी बात रखी, अपनी पार्टी का मौकिफ रखा। तो कांग्रेस कल इस सिलसिले में एक बैठक भी करेगी, और रियासत में क्या कुछ आगे की का लाहे अमल होगा वो पार्टी की तरफ से तय किया जाएगा, खासतौर से बलदियाती इंतखाबात को लेकर के। लेकिन पार्टी लीडरान का कहना है कि वो अभी जो उनका मौकिफ साफ नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन वो चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी हो, उम्मीदवारों को हिफाजत हो और बेहतर तरीके से इलेक्शन हो पाए, ये पार्टी की सबसे अहम फिक्र है। लेकिन दो रीजनल पार्टी जो इलाके की, खासतौर से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन दोनों ही सियासी जमातों ने साफ तौर पर इन इलेक्शंस का बायकॉट कर दिया है। उनका कहना है कि 35A को लेकर के वो कोई समझौता नहीं करेंगे, और अगर इन इलेक्शंस को 35A के साथ जोड़ा जा रहा है तो वो इन इलेक्शन से पीछे हटना चाहते हैं। मुबारक गुल साहब हमारे साथ जुड़ गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उनसे बात करते हैं। मुबारक गुल साहब, जी सलाम पर आपका खैर मकदम है। मुबारक गुल साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे, महबूबा मुफ्ती ने भी अब एक कदम आप लोगों से आगे बढ़कर कहा है कि वो पूरी तरह से बायकॉट करती हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ अब पीडीपी भी आ गई है और साफ तौर पर इलेक्शंस का बायकॉट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जैसे कि ये जो मुहिम चली 35A के बारे में, जी, सारी जो कौम है इसमें इकट्ठा है, और जिस तरफ से ये तारीफ चली और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसमें लीड ले ली कि जब तक 35A के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना मौक़िफ़ वाज़ा न करे, जी, तब तक हम किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। और ये क्लियर पॉलिसी हमारी है, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता सारे जुड़ रहे हैं, और ये अच्छी बात है। पीडीपी भी इसमें जुड़ गई, और अभी सिविल सोसाइटी भी इसके साथ है, और हुर्रियत के नेताओं ने भी, लीडरों ने भी इस बारे में बंद रखा था 2 दिन का, वो भी कौम ने एक होकर, एक आवाज होकर कामयाब बनाया है। ये हमारी आइडेंटिटी का मामला है, ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, और ये हमें सेफ गार्ड दिए गए हैं, क्योंकि ये लेकिन ठीक है, लेकिन जब आप लोग इक़्तिदार में होते हैं, जब आप लोग इक़्तिदार में होते हैं, सरकार में होते हैं, तब आप लोगों की सुर कुछ और होते हैं, और जब इक़्तिदार आपके पास नहीं होता है तो ऐसे में आप लोग अलहदगी पसंदों की जबान बोलते हैं, चाहे आप हो या पीडीपी। ऐसा क्यों? नहीं, वो कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम ग्राउंड से वर्कर हैं, हम ग्राउंड से आए हैं। हमने अपने रियासत की इंफ्रास्ट्रक्चर, वादत और कश्मीरियत को हमेशा अजीज समझा है। ये गलत बात है कि इक़्तिदार कोई मकसद हासिल, लेकिन इंतजामिया अपने रुख पर कायम है। इंतजामिया का कहना है कि हम इलेक्शन करवाएंगे और साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे। आप लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? देखिए, अगर ये तरक्की का मसला है इलाके की, गांव की, देहात की, शहरों की, तो आप लोगों को क्यों पीछे हटना चाहिए इस वक्त? नहीं, सवाल है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद किया,
क्योंकि जब उन्होंने 35 पे सुनवाई की तो यहाँ का जो स्टैंड रहा गवर्नमेंट का ये स्टैंड रहा कि पंचायती और म्युनिसिपल इलेक्शन हो रहे हैं, इस तरफ सुनवाई बंद कर लीजिए, आप इस केस को आप डेफर कर दीजिए। और उस पे वो डेफर हो गया। अगर स्टेट गवर्नमेंट ये कहती कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिडेविट ये हो जाता सुप्रीम कोर्ट में कि ये एक हसास मामला है, ये आइडेंटिटी का मामला है, ये सेफ गार्ड का मामला है, या एक जब ये जुड़ गया ये महाराजे की वजह से जुड़ गया ये हिंदुस्तान के साथ, तब ये सेफ गार्ड रखे गए थे कि मुस्लिम डोमिनेटेड रियासत थी। अगर ये सेफ गार्ड नहीं रहते तो ये तो हमारे बुजुर्ग लीडर थे, हमारे सीनियर लीडर थे, शरीक के दूसरे, ये तो खुदकशी हो जाती अगर वो ये सेफ गार्ड नहीं रहते। तो ये है कि मैं इसमें अब मैं मजहबी मामला नहीं ये रखता हूँ, ये मजहब से हटके ये एक सोशल और हमारी आइडेंटिटी का मामला है। ये अगर 35A उठ गया तो ये बाहर खत्म हो जाएगा। कल हम ये बिहार के यूपी के मुसलमान भी जुम्मे आ सकते हैं रहने के लिए, उनको कौन रोकेगा? या पंजाब के सरदार हमारे वो आए। ठीक है, तो मतलब आप लोगों का मौक़िफ़ इसमें साफ है कि आप लोग इन इलेक्शंस में 35A को मुद्दा बनाकर हिस्सा नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए गुल साहब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुबारक गुल साहब फोन लाइन पर थे। इधर राजभवन की तारीख में पहली दफा उर्दू अखबारात के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जराये के मुताबिक सत्यपाल मलिक ने ओहदा संभालते ही राजभवन के साबिका 12 गवर्नरों की रवायत को खत्म करते हुए उर्दू अखबारात का सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया है। हालांकि साबिक गवर्नर NN वोरा के वक्त तक राजभवन में उर्दू अखबारात आते रहे थे। वाज़ेह हो कि वोरा खुद भी उर्दू के अच्छे जानकार थे और वो खुद ही उर्दू अखबारों का अंग्रेजी में तर्जुमा किया करते थे। उनसे कबल भी जितने गवर्नर हुए उनके दौर में उर्दू अखबारात राजभवन में आते थे। उर्दू न जानने वाले गवर्नर के सामने उर्दू अखबारात के तराशों का अंग्रेजी तर्जुमा पेश किया जाता था। जरा के मुताबिक साबिक गवर्नर के KV कृष्णा राव उर्दू अखबारात की खबरों पर खुसूसी तवज्जो दिया करते थे। हालांकि अभी तक ऑफिशियली तौर पर इस खबर की तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने इस तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अगर यह खबर सही है तो गवर्नर को इस पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। ये बहुत बुरा है अगर ऐसा फैसला हुआ है। मुझे तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी सरकारी ज़बान है, तो इस तरह से ये तो हमारा तशख़्ख़ुस है। तो मैं समझती हूँ कि ये मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ। अगर हुआ है तो मुझे लगता है गवर्नर साहब को इसको चेंज करना चाहिए, रिकन्सिडर करना चाहिए। अदबी और सहाफती हलकों में भी इस खबर पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। सीनियर उर्दू सहाफ़ी का कहना है कि हुकूमती सतह पर खासतौर से तदरीजन उर्दू के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। वाज़ेह कि उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान है। मुस्लिम अक्सरियती रियासत होने की वजह से उर्दू ही यहाँ की आम फहम ज़बान है। बावजूद इसके यहाँ उर्दू अकादमी का कोई वजूद नहीं है। उर्दू के फ़रोग के लिए एक उर्दू काउंसिल की तश्कील ज़रूरी की गई, लेकिन इसके मेंबरान उर्दू के बनिस्बत दूसरी इलाकाई ज़बानों की तजवीज़ और तरक्की पर ज़्यादा जोर देते रहे। उर्दू सखाफत और अदब से वाबस्ता लोगों का कहना है कि मुबैना इक़दाम से उर्दू ज़बान और सहाफत को और नुकसान होगा। जैसा कि रिपोर्टों में आया है कि राजभवन में जो आईवान गवर्नर है, यहाँ पर उर्दू अखबारात की वहाँ पर जो तरसीर है उस पर पाबंदी आयद की गई है। ये एक दुख की बात है, सदमे की बात है और अफसोस की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जम्मू व कश्मीर में जो उर्दू है वो यहाँ की आईनी ज़ुबान है, यहाँ की सरकारी ज़ुबान है और इसकी तरसील और इसकी जो इशाअत होती है, इसकी तरवीज के लिए तो सरकार को काम करना चाहिए। जो सरकारी दर्जा रखती है उर्दू ज़ुबान, इसके साथ पहले से ही बेइतनाई बरती जा रही है और एक सोतीली माँ का सलूक किया जा रहा है। हर दफ्तर में, हर जगह उर्दू का कोई नाम निशान नहीं रहा है। हमने इस बार बार कोशिश की है कि उर्दू जो उसको अपना मकाम दिया जाए, अपना दर्जा दिया जाए। एक गुज़िश्ता जो हमारी सरकार थी, उन्होंने एक उर्दू काउंसिल का क़याम भी ऐलान किया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी हुक्मी नवाब तादेर नवाब ही रहता है। अब जो ये कहते हैं कि उर्दू अखबारात का सिलसिला इन्होंने बंद किया है, ये बहुत ही ज़्यादती है उर्दू के साथ, उर्दू ज़ुबान के साथ बहुत ज़्यादती है। मुझे लगता है कि गवर्नर साहब या जो उनके रफ़काए कार हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उर्दू के साथ जो बहुत ही ज़्यादती पहले से ही हो रही है और ऐसा करने से एक गलत तासुर पैदा होगा। उर्दू ज़ुबान हमारी मादरी ज़ुबान तो नहीं है, लेकिन उर्दू ज़ुबान हमारी दूसरी सरकारी ज़ुबान है। इसको अपना दर्जा मिलना चाहिए, इसको अपना मकाम मिलना चाहिए।
ये तो उर्दू तो यहाँ की सरकारी ज़बान है और यहाँ के अवाम का जो ताल्लुक़ है वो उर्दू अखबारात के साथ है और उर्दू अखबार ही यहाँ की नब्ज़ जो है वो पहचानते हैं और उसकी वो और हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अवाम की नब्ज़ पहचाने और वो ये देखें कि अवाम के मुतालबात क्या हैं, अवाम की उनके जो है उनकी ज़रूरियात क्या है, वो तो उर्दू अखबारात से उनको पता चल सकता है। और जब उर्दू अखबार की वो तरसील अगर वहाँ पर बंद करेंगे तो मेरे ख्याल में वो उससे उनका ज़्यादा नुकसान होगा। इधर श्रीनगर के अलावा जम्मू के अदबी हलकों और उर्दू सहाफ़ियों ने भी राजभवन के मुमकिना इक़दाम पर तशवीश जाहिर की है। उनका कहना है कि उर्दू ज़बान को बजाय फ़रोग़ देने के सरकारी सतह पर इसकी हौसला शिकनी की जा रही है। जिस तरह से राजभवन ने इस पर बैन लगाने की कोशिश की है, ये बैन हटाया जाएगा। इससे लोगों में, मुफक्करों में, दानिश्वरों में, पढ़े लिखे लोगों में उर्दू के हवाले से जो लोग हैं उनका वो बड़े तशवीशमंद हैं, बड़े फ़िक्रमंद हैं। तो हम गवर्नर साहब को एक बार फिर कहेंगे कि सबका रवायात को बरसे मद्देनज़र रखते हुए इसको कैरी ऑन किया जाए। देखिए, उर्दू ज़बान जो है ये हमारी सरकारी ज़बान है जम्मू कश्मीर की। खासकर सरकारी ज़बान होने के नाते हर ऑफिस में, हर दफ्तर में ये जो है उर्दू का ही मुकाम चलता आया है और आगे ही चलता रहना चाहिए। ये उर्दू जो है ये हमारी एक सरकारी ज़बान होने के बावजूद आज तो हमने ये भी सुना कि स्कूलों में भी जाके अभी दोबारा शुरू हो रहा है कि जी उर्दू के टीचर लगाए जाएं, ऐसा एक माहौल बन रहा है। तो उर्दू जो है अगर ये हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी तो मुझे लगता है कि इसी के साथ तो फिर बाकी ज़बानों में भी ऐसे ही फ़र्क पड़ सकता है। और मुझे लगता है मलिक साहब यहाँ तो उर्दू नहीं जानते या इस रियासत के ऑफिशियल लैंग्वेज को अभी तक समझे नहीं। और अनफॉर्चुनेट ये है कि जो भी उनके एडवाइज़र्स हैं, खासकर वो एडवाइज़र जो रियासत जम्मू कश्मीर से हैं, उन्होंने भी उनको अप्राइज़ नहीं किया, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और इससे पहले जो गवर्नर थे, मैं उनसे तकरीबन 10 साल के टेन्योर में नियरली 100 टाइम्स उनसे मिला हूँ। उनका विजन स्टेट को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेके बड़ा क्लियर था। और इसी तरह उन्होंने 10 साल यहाँ बड़े स्मूथली स्टेट को हैंडल किया और बड़ी ऑड सिचुएशंस में। मैं समझता हूँ ये हमारी जितनी ब्यूरोक्रेसी है उनका फ़र्ज़ बनता है कि ऑनरेबल गवर्नर को अप्राइज़ करे कि जनाब जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ स्टेट की, अगर आप उसी को निगलेक्ट कर दोगे, उस ब्रिज को ही तोड़ दोगे जो रियासत का लैंग्वेज के साथ जुड़ा हुआ है, तो बाकी असाइनमेंट्स पे आप कितना खरा उतरोगे ये आने वाले दिन बताएंगे।